फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट वेट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो वेट होता है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जिस फोर्स के साथ अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है, तो उस फोर्स में वो फोर्स जो है F=mg, तो वो W के इक्वल होता है, यानी वो फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होती है। तो ये हम उसे कहेंगे कि ये उस ऑब्जेक्ट का रियल वेट है। ठीक है। और ये हर जगह पे कांस्टेंट होता है, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो अर्थ की, अगर हम ज़्यादा हाइट पे नहीं जाते या अगर हम उसके अर्थ के सेंटर की तरफ उसके अंदर वाली साइड पे नहीं जाते, तो जी की वैल्यू तकरीबन अर्थ पे उसकी सरफेस पे कांस्टेंट ही है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो इस लिहाज से जो उस बॉडी का वेट होगा वो भी कांस्टेंट में ही आएगा। ठीक है। तो ये जो वेट है ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन जो अपेरेंट वेट है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो किसी स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ हो हमने, या हमने स्प्रिंग बैलेंस से इसको मेजर करना हो, या किसी भी स्ट्रिंग से बांधा हुआ हो, तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन टी है वो टेंशन टी जो है वो सब्जेक्ट का वेट है। ठीक है। जैसे हमने स्प्रिंग बैलेंस के साथ उसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है और उसके साथ एक स्केल लगा हुआ होता है, तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को उसके साथ अगर बांधा है तो वो स्ट्रिंग जो है उसकी वहाँ पे अपने स्प्रिंग हमने उसके अंदर यूज़ किया हुआ होता है, तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, और जो उसका स्केल है उसके अलॉन्ग एक जो है सुई होती है, नीडल होती है, तो वो जिस पॉइंट पे आके रुकेगी हमने इसकी फर्स्ट इनिशियल पोजीशन भी नोट करनी है, और आफ्टर हैंगिंग द ऑब्जेक्ट हमने इसकी जो नई पोजीशन होगी वो भी नोट करनी है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा, जो कि स्प्रिंग के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर टेंशन को शो कर रहा होगा। तो स्ट्रिंग की जो टेंशन टी है वो हमारा अपेरेंट वेट होता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि लिफ्ट है। लिफ्ट के अंदर आपको स्प्रिंग बैलेंस नज़र आ रहा है, और स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने एक स्ट्रिंग बांधी हुई है, उसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट जिसकी मास m है उसको हमने बांधा हुआ है। उसका जो वेट है वो W से हम शो कर रहे हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है। तो अगर ये लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ना नीचे मूव कर रहा है ना ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो हम लिखेंगे T-W=ma। टी टेंशन हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में, डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो एम ए से हम शो करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, लिफ्ट जो है वो मूव नहीं कर रही, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़ीरो है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एम ए की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। जब एम ए ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि टी डब्ल्यू के इक्वल होगा, T-W=0 एंड टी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। तो टी क्या है? अपेरेंट वेट है, और डब्ल्यू क्या है? इसका रियल वेट है। तो इस केस में जो इसका अपेरेंट वेट और जो इसका रियल वेट है वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। तो ये उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब एक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। तो अपवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, यानी अपेरेंट वेट जो है इसका वो ज़्यादा होगा, और जो इसकी डाउनवर्ड इसका वेट जो है, रियल वेट जो है वो कम होगा। तो हमने जो इक्वेशन लिखनी है इसमें हम टेंशन टी को पहले लिखेंगे और डब्ल्यू को बाद में लिखेंगे। तो T-W विल बी इक्वल टू एम ए। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि T-W जो है वो एम ए के इक्वल है, क्योंकि इसमें अपवर्ड जो इसका वेट है वो ज़्यादा है, अपवर्ड फोर्स जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम टेंशन टी को पहले लिखेंगे। तो T-W जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स एम ए के इक्वल होगा। यहाँ से अगर हम अपेरेंट वेट फाइंड करना चाह रहे हैं, मीन हम टेंशन टी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो W को हम राइट साइड पे लेके आएंगे, तो ये W प्लस एम ए होगा। इसका मतलब है कि अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही होगी तो इसका जो अपेरेंट वेट है दैट इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट एम ए, क्योंकि जब लिफ्ट रेस्ट पर थी उस वक्त टी और डब्ल्यू दोनों इक्वल थे। और अब इस केस में हमने इसके अंदर प्लस एम ए, यानी एम ए को हमने ऐड किया, तो अपेरेंट वेट जो है वो दैट इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट एम ए। ठीक है। उसके बाद अगर लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उस केस में हम देखेंगे कि इसमें डाउनवर्ड फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी डब्ल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, और अपवर्ड जो फोर्स है टेंशन टी वो कम होगी। तो हम डब्ल्यू को पहले लिखेंगे और टेंशन टी को बाद में लिखेंगे, मतलब W-T विल बी इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी अगर हम टेंशन टी को फाइंड करना चाहते हैं, तो टेंशन टी को आप इक्वेशन के राइट साइड पे लेके आएंगे, और एम ए को आप लेफ्ट साइड जो लेफ्ट साइड है उसमें लेके आएंगे।
तो टेंशन टी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। यानी इस केस में अगर लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो अपेरेंट वेट जो हमने फाइंड किया टेंशन टी की फॉर्म में, दैट इज डिक्रीज्ड बाय एन अमाउंट एम ए। अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही थी तो अपेरेंट वेट जो था वो इंक्रीज हो गया था, डब्ल्यू प्लस एम ए हो गया था। अगर लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो अपेरेंट वेट जो है वो दैट इज डिक्रीज्ड बाय एन अमाउंट एम ए। उसके बाद हम इसमें लास्ट एक और केस स्टडी करते हैं कि अगर इसमें जो लिफ्ट है वो अगर इसमें जो स्ट्रिंग है उसकी टूट जाती है और लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रही होती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो जी के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन में जिसमें हमने देखा कि टेंशन टी इज डिक्रीज बाय एन अमाउंट एम ए, तो इसमें अगर हम जो लिफ्ट अगर फ्रीली फॉल कर रही होगी तो ए की वैल्यू को हम जी के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम जी। अब डब्ल्यू की वैल्यू भी एम जी है और तो इसका मतलब है कि एम जी माइनस एम जी आएगा, तो इसका अपेरेंट वेट जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये टी की वैल्यू है वो ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब है कि इसका अपेरेंट वेट है ही नहीं। तो ये जो कंडीशन होगी ये वेटलेस कंडीशन होगी, वेटलेसनेस कंडीशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा हो तो उसका मतलब है कि वो वेटलेस कंडीशन में है। अपेरेंट वेट जो है इसका ज़ीरो है, लेकिन जो इसका रियल वेट है वो ज़ीरो नहीं होगा, वो तो एम जी ही होगा, लेकिन अपेरेंट वेट जो है इस केस में ज़ीरो होगा। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा हो तो उसके अंदर वेटलेसनेस कंडीशन जो है प्रोड्यूस हो जाती है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो, जिस तरह हम देखते हैं कि सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनका भी वो सैटेलाइट जो होते हैं हर पॉइंट पर अर्थ के ऊपर गिरने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उनके पाथ का जो कर्वेचर है, जो उनका उस पाथ के अंदर जो हम है, जो टर्न है पाथ का, वो अर्थ के कर्वेचर के साथ मैच हो रहा होता है, तो वो अर्थ के ऊपर गिर नहीं पाते, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हर पॉइंट पर अर्थ के ऊपर गिरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस केस में वो फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं, फ्रीली गिर रहे होते हैं, तो उस केस में जो उनका एक्सेलरेशन होता है वो जी के इक्वल होता है, तो उनका उनका जो अपेरेंट वेट होता है वो ज़ीरो होगा। यानी जो सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर एक वेटलेस कंडीशन होती है। अगर हम सैटेलाइट्स के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, कोई अगर हम उसके अंदर चीज़ रखना चाहें तो हम नहीं रख सकेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो है वेट बिल्कुल, उन ऑब्जेक्ट्स को जो उसके अंदर होंगे उनको बिल्कुल भी वेट फील नहीं होगा, कोई भी चीज़ जो है अपनी जगह पर टिकेगी नहीं। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जो खलाबाज होंगे उन सैटेलाइट्स के अंदर, वो पाँव रख के चल नहीं सकेंगे, तो एक वेटलेसनेस कंडीशन जो है उन सैटेलाइट्स के अंदर होगी। तो इससे हमने क्या सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सैटेलाइट अगर वो अर्थ के ऊपर, अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल कर रहा हो, तो उसका जो अपेरेंट वेट है वो ज़ीरो होगा, तो रियल वेट जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, वो तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा, जिसमें आपको ये उम्मीद है कि जो वेटलेस कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा, और किस तरीके से हमने इसके डिफरेंट केसेस जो है स्टडी किए, और हमने इस लेक्चर के अंदर देखा कि रियल वेट क्या है, अपेरेंट वेट क्या है, और किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट जो है फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। आप इस लेक्चर को बार बार सुन के इसको अपनी बुक से पढ़ें। ठीक है, जो भी आप बुक यूज़ करेंगे, आपके पास जो एक सैम्पल होता है या टेक्स्ट बुक होती है, उसको आप जरूर देखा करें, क्योंकि अक्सर जो हेल्पिंग बुक्स होती हैं उनके अंदर बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो नहीं होते, तो आप इन पॉइंट्स को अपने नोट्स के अंदर ऐड किया करें, और इसको आप तैयार करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए, नया लेक्चर आए, फ़ौरन से आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।